हाँ शुरू हो गया, चलिए स्टार्ट हो गया। जिन्वाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते अत्र यथागमं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिन्वाणी माता की जय। वर्णन ग्रंथराज की जय। जय। प्रश्न नंबर 167 का फिर से रीडिंग कर रहे हैं। संख्या प्रमाण के कितने भेद हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से संख्या प्रमाण 3 प्रकार का है। संख्यात एक ही प्रकार का है, किंतु परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात के भेद से असंख्यात 3 प्रकार का है, तथा परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत के भेद से अनंत भी 3 प्रकार का है। इस प्रकार तीनों के कुल 7 भेद हैं। सातों ही स्थान में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से 3-3 प्रकार के हैं। इस प्रकार संख्या के प्रमाण के कुल 7 गुना 3 21 भेद होते हैं। यानी जो संख्या होती है वो इन 21 के अंदर अंदर होगी। आगे प्रश्न है, उत्सेधा अंगुल किसे कहते हैं और उसे किस किस का माप किया जाता है? अर्थात उस उत्सेधा अंगुल से क्या क्या चीज नापी जाती है? 8 जौ का 1 अंगुल होता है। इन्होंने बहुत संक्षेप में बता दिया। ये शुरू कहाँ से होता है? अवसन्नासन अनंत परमाणुओं के समूह को अवसन्नासन कहते हैं। याद रखने के लिए जैसे हम लोग नहीं कहते मैं तो सन्न रह गई, मैं तो ऐसा सुन के सन्न रह गई, याद करने के लिए अवसान, सूर्य डूब गया, सूर्य का अवसान हो गया, तो अवसन्नासन वो किसको कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं अनंतानंत परमाणुओं के समूह को अवसन्नासन कहते हैं। 8 अवसन्नासन का सन्नासन होता है। 8 सन्नासन का त्रट रेणु होता है। 8 ट्रत रेणु का त्रस रेणु होता है। 8 त्रस रेणु का रथ रेणु होता है। 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का बालाग्र, बाल के आगे वाला हिस्सा होता है। 8 उसके बालाग्र का एक मध्यम भोग भूमि के जीव का बालाग्र होता है। 8 वो वैसे बाल होने से जघन्य भूमि का बालाग्र होता है, और 8 वैसे बाल होने से एक कर्म भूमि, हम लोग जो हैं कर्म भूमि के मनुष्य का बाल होता है। और वैसे 8 बाल को इकट्ठा कर दीजिए, लंबाई में जो लंबा कर दीजिए, उतनी बड़ी क्या होती? लीख। कौन सी लीख? जो हम लोगों के बचपन में तो होती है सबके सिर में जूं, वही जूं वाली लीख। हाँ, और लीख कोई दूसरी नहीं होती है, जूं वाली लीख। वैसे 8 लीख को आप लंबाई में जमा कर दीजिए तो उसका होता है 1 सरसों, और 8 सरसों का होता है 1 जौ, और उस 8 जौ का 1 अंगुल होता है। जौ कौन सा? जिसकी हम लोग रोटी खाते हैं, वही जौ, वही वाले जौ को लाइन से अगर 8 सजा देंगे तो वो 1 अंगुल होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं 8 जौ का 1 अंगुल होता है, वही उत्सेधा अंगुल, व्यवहार अंगुल या सूच्यंगुल कहलाता है। यानी तीनों ही पर्यायवाची हुए। उत्सेधा अंगुल कहिए, व्यवहार अंगुल कहिए अथवा सूच्यांगुल कहिए, तीनों एक ही चीज है। एक ही ललिता जी, ये जो अंगुल हम लोग की है, उस अंगुल से तो ये 8 जो वाला बहुत ही छोटा सा हुआ ना? नहीं, मैं आज अभी शाम को बैठी बैठी अपनी उंगली पर जो सजा रही थी तो पूरी उंगली मैं, आप लोग की उंगली लंबी होगी तो आप लोग बड़ा वाला जौ ले लीजिएगा। तो क्या हुआ, आपने सजाया तो ललिता जी 1 अंगुल नहीं हुआ? मेरा तो ठीक हो गया। जौ भी 2 आता है, एक थोड़ा लंबा भी आता है, थोड़ा छोटा नाटा आता है, बड़ा वाला जौ से बैठ जाएगा। बिल्कुल 8 जौ का 1 अंगुल होगा। वो अलग बात है कि
कोई कोई बहुत लंबे हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन है 6 फुट कितना, तो उसकी अंगुल तो नेचुरली कुछ बड़ी होगी। एक ये सामान्य से, मतलब सामान्य कथन में चलेगा कि 8 जौ का 1 अंगुल होगा। इसमें ना सामान्य ये लंबाई अंगुल है ना, नीचे से ऊपर तक 3 जो पैर में है वो हुआ ना? हाँ, 3 पैरवे वाले। हाँ ठीक है। वही उत्सेधा अंगुल, व्यवहार अंगुल और सूच्य अंगुल कहलाता है। इस उत्सेधा अंगुल से एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या? वो लिख नहीं पाई मैं, 1 सेकंड लेट हो गई तो। हाँ, ये लिख नहीं पा रहे ललिता जी। आप है ना ये पढ़ा लिख के दीदी लिख के भेजेंगी तभी होगा, नहीं तो अपन गलती लिख लेंगे सारे। और है ना, आप टाइम भी 7 बजे करिए ना प्लीज। कितना होमवर्क देंगी मेरे को? नहीं, खाली ये 8 जो लिखे ना, सबसे पहले 8 का जो सरसों का और का वो वाला। एक बार वापिस बोल दीजिए, हम लोग लिख लेंगे फटाफट। लिख बोल दीजिए। नहीं, कोई फटाफट की बात नहीं, खूब आराम से लिखिए ना। हाँ। अनंतानंत परमाणुओं के समूह को अवसन्नासन कहते हैं। अवसन्नासन। मैं नहीं बोलती और मेरी आवाज आती है। 8 अवसन्नासन का 1 सन्नासन। 8 सन्नासन का 1 त्रट, ट है ना, टमाटर वाला ट और त्रस वाला त्र, त्रट रेणु। इसका पहले वाला बोलिए ना एक बार। सन्नासन नहीं, अवसन्नासन अनंतानंत परमाणुओं के समूह को अवसन्नासन, उसके बाद? हाँ, 8 अवसन्नासन को सन्नासन। 8 सब में आएगा, इसलिए आप वैसे जैसे ऊपर के ऐसे कॉमा लगाते जाते ना, वैसे भी कर सकते हैं। 8 सन्नासन का 1 त्रट रेणु। बड़ा मेरे को तो मजा आता है ये सब चीज जानने में, बहुत ही अच्छा लगता है। 8 त्रट रेणु का 1 त्रश रेणु। रेणु का मतलब यहाँ पर ये क्या रेणु का मतलब यहाँ पर धूल है, धूल के कण, है ना। रेणु रेणु रेणु, हाँ रेणु जैसे रेणु नाम नहीं होता लड़की का, रेणु। ठीक है। हाँ। और 8 त्रस रेणु का 1 रथ रेणु। 8 त्रस रेणु का 1 रथ रेणु। रथ, रथ जिस पर बैठते हैं ना, रथ। 8 रथ रेणु का 1 उत्तम भोग भूमि जीव का बालाग्र। भोग भूमिका जीव का बालाग्र, बालाग्र माने बाल के आगे का हिस्सा, जिसका और टुकड़ा नहीं हो सके। आठ उत्तम भोग भूमि के बालाग्र का 1 मध्यम भोग भूमि का बालाग्र। सब में बालाग्र लिखिएगा, बाल मत लिख दीजिएगा, बाल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। 8 मध्यम भोग भूमि का एक बार उत्तम वाला वापस बोलिए ना। 8 उत्तम भोग भूमि का 8 उत्तम भोग भूमि के बाल का 1 मध्यम भोग भूमि का बालाग्र।
मतलब जीव का चलेगा, जीव नहीं बोल रहे हैं बार बार, उसको समझ जाइएगा आप लोग। सब में 8-8 आता जाएगा। दीदी यहाँ आपने बाल बोला, बालाग्र का कि बाल का? बालाग्र, बालाग्र हम कहे बाल मत समझ जाइएगा, मैंने ये कहा। हाँ। बालाग्र, बालाग्र का मतलब यहाँ पर ये भाव भासना बनानी है कि जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके। आप वहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि बालाग्र का, बाल का ऐसा टुकड़ा, बाल के आगे का हिस्सा का, आगे का हिस्सा क्यों बताया जाता है? अपने जहाँ सिर पर बाल रहते ये थोड़े यहाँ पर मोटे रहते, नीचे जाते जाते एकदम पतले हो जाते हैं ना, ये नियम है बालों का। इसलिए कहा गया बालाग्र, ये नहीं कहा गया कि भाई जो जड़ में बाल है उसका, जो पीछे में जाके जहाँ बढ़ के बाल खत्म होता है उसका टुकड़ा कैसा लेना। बालाग्र का मतलब जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके। 8 मध्यम भोग भूमि बालाग्र का, एक जघन्य भोग भूमि का बालाग्र। आठ जघन्य भोग भूमि के बालाग्र का, एक कर्म भूमि का बालाग्र। सब यहाँ पर जीव सब में आ जाएगा, है ना। एक कर्म भूमि का बालाग्र, एक कर्म भूमि के बालाग्र का, 8 कर्म भूमि के बालाग्र का एक लीख। बाद में भूलने का डर हो तो लिख सकते हैं, जो बालों में जू होती है उसके अंडे। नहीं, 8 कर्म भूमि के बालाग्र का एक लीख। एक लीख। 8 लीख का एक सरसों। 8 सरसों का एक जौ। आठ जौ का एक उत्सेधा अंगुल। आठ सरसों का एक जौ। 8 जौ का एक उत्सेधा अंगुल। उत्सेका, उत्सेधा किताब में, भाभी किताब में जो भी बोल रहे हो किताब में है उत्सेधा अंगुल। अच्छा ललिता जी, उत्सेधा अंगुल, व्यवहार अंगुल, सुच्चे अंगुल, अंगुल सब एक ही है, तो बार बार हम कंफ्यूज क्यों करते हैं? पूछेंगे अपने लोग कभी समूह शरण में जाएंगे तो। कितने हार्ड हार्ड नाम है और फिर एक ही चीज है तीनों। तो कितना, सुनिए, हार्ड नाम बोलेंगे तब तो इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा, तब ना कर्मों की निर्जरा होगी। अगर हल्के हल्के शब्द रहेंगे तो अपना तो ध्यान इधर उधर जाएगा, तो अपने तो कुछ संचय कर ही नहीं पाएंगे, कुछ निर्जरा कर ही नहीं पाएंगे। चले, हो गया सबका? पढ़े 168 प्रश्न। ये आपने 11 लिखा है क्या पूरे, कि 12 लिखा है? भाभी 13 होगा, 13। तो मैं कहाँ 2 छोड़ दी? 12 तक तो जौ है और 13वां उत्सेधा अंगुल है। हाँ तो पीछे वाले तो ठीक ही लिखे हैं मैंने, शायद मेरे को लगता है दूसरा तीसरा कुछ गड़बड़ हुआ है। आप अभी पहला नहीं लिखे वो अनंत अनंत परमाणु के समूह को, नहीं वो लिखा है दूसरा वाला लिखा, 8 सन्ना सन्न का एक सन्नासन का दूसरा, 8 और सन्नासन का एक सन्नासन। अच्छा एक मिनट, एक बार सब कोई चुप रहे, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ।
हाँ, एक बार आप वापस बोले हाँ, मैम। अनंतानंत परमाणुओं के समूह का एक अवसन्नासन। हाँ, फिर 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन। फिर हाँ। 8 सन्नासन का एक त्रट रेणु। त्रट की तृण? नहीं, त्रट है, त्र ट। हाँ, त्रट। त्र त्र और टमाटर वाला ट, त्रट। अच्छा। हम्म। 8 त्रट रेणु का एक त्रस रेणु। हाँ। 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु। 8 रथ रेणु का उत्तम भोग भूमि के जीव का एक बालाग्र। 8 उत्तम भोग भूमि के बालाग्र का एक मध्यम भोग भूमि का बालाग्र। 8 मध्यम भोग भूमि के बालाग्र का एक जघन्य भोग भूमि का बालाग्र। 8 जघन्य भोग भूमि के बालाग्र का एक कर्म भूमि का बालाग्र। 8 कर्म भूमि के बालाग्र का एक लीख। 8 लीख का एक सरसों। 8 सरसों का एक जौ। और 8 जौ का एक उत्सेधा अंगुल। तेरह हो गया ना, उत्सेधा अंगुल को लेके 13। हाँ हो गया ललिता जी। किरण जी आपका हो गया ना, किरण भाभी? हो गया हो गया हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर पढ़ रहे हैं 168 का। 8 जौ का एक अंगुल होता है, वही उत्सेधा अंगुल, व्यवहारा अंगुल या सूच्यंगुल कहलाता है। इस उत्सेधा अंगुल से देव, मनुष्य, त्रियंच, नारकियों के शरीर की ऊंचाई का प्रमाण और देवों के निवास स्थान और नगर आदि का प्रमाण मापा जाता है। सभी के शरीर की ऊंचाई। तो अब देखिए, आप लोग को बताएं क्यों अलग अलग नाम है। उत्सेध का मतलब होता है ऊंचाई। जब नारकियों की ऊंचाई बताएंगे तो बताएंगे उत्सेधा अंगुल में। सूच्यांगुल वगैरह जो जिस समय जैसे सौधर में सांग के स्वर्ग की ऊंचाई कितनी, स्वर्ग उसकी मतलब देवों की, तो वहां पर जब भाग लगता है किसी में तो वहां पर घनांगुल, सूच्यांगुल ये शब्द वहां पर आते हैं, जो तीनों ही उसी हिसाब में आते हैं। प्रमाणांगुल किसे कहते हैं और उससे किस किस का माप किया जाता है? 500 उत्सेधांगुलों का एक प्रमाणांगुल होता है। यह प्रमाणांगुल अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती का अंगुल है। इस प्रमाणांगुल से द्वीप, समुद्र, कुलाचल, वेदी, नदी, सरोवर, कमल तथा भरतादिक क्षेत्रों का प्रमाण मापा जाता है। सब अंगुल का अलग अलग माप बना हुआ है।
इसमें अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती को क्यों लिया गया, उत्सर्पणी काल का प्रथम चक्रवर्ती क्यों नहीं लिए? एक बार पहले भी ये प्रश्न क्योंकि ये सबसे लंबे थे ना। जा चुका है, हाँ। आप लोगों ये ने उत्तर भी अपने सही काल दिया। के जो चक्रवर्ती हाँ? ये सबसे होते हैं, सबसे लंबे होते हैं। और क्या होते हैं? सबसे लंबे होते हैं ना, अवसर्पणी सबसे काल लंबे के प्रथम चक्रवर्ती हाँ, सबसे लंबे होते हैं। सबसे लंबे होते हैं, इसलिए उनका लिया जाता है। आत्मा अंगुल किसे कहते हैं और उससे किस किस का माप किया जाता है? 3 तरह का अंगुल बता दिया आचार्य, उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल। भरतादिक क्षेत्रों में जिस जिस काल में जो जो मनुष्य हुआ करते हैं, उस काल में उन्हीं मनुष्यों के अंगुल का नाप आत्मा अंगुल कहलाता है। जैसे होता है ना, इतने अंगुल का एक पाद, 8 अंगुल का एक पाद होता है, 2 पाद का एक बितस्ती होता है, 2 बितस्ती का शायद एक हाथ होता है। ये जब जब जैसे अभी अभी ये माप किससे चलेगा? अभी अभी के मनुष्यों से चलेगा। चौथे काल में चौथे काल के मनुष्यों के अंगुल का माप चलेगा। आत्मा अंगुल उसी को कहते हैं कि अपने समय में अपने अंगुल से चलना, तो उसको कहा कि आत्मा अंगुल कहते हैं। जिस जिस क्षेत्र में जो जो मनुष्य हुआ करते हैं, उस काल में उन्हीं मनुष्य। धनुष भी ऐसे ही चलता होगा ना, जिस जिस काल में धनुष, ये मेरे रोज कंफ्यूजन रहता है। नहीं, धनुष की जो बात है, धनुष में उस दिन भी हम आपको बताए थे, धनुष में क्या है, इतने गज का, इतने फीट का है ना, इतने कोस का। ये जो कोस और मील है ना, ये कोस मील अपने आप में प्रमाणिक है। वहां पर अंगुल नहीं बताया जा रहा है ना, वहां पर अंगुल नहीं बताया जा रहा है, वहां पर क्या बताया जा रहा है? फीट, उसको फीट में बदल रहे हैं, गज में बदल रहे हैं, मील में बदल रहे हैं, कोस में बदल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आज मान लीजिए 2 मील का 1 कोस है, तो चौथे काल में 2 मील का आधा कोस हो जाएगा। वो ये माप नहीं बदलेंगे, ये दूरी का माप है, ये माप नहीं बदलते हैं। क्योंकि कहीं भी आपको अपने तीनों चीज पढ़ लिए, कहीं भी आया क्या कि सड़कों की लंबाई मापी जाती है? कहीं नहीं आया ना। भवनों की लंबाई मापी जाएगी, उनके नगरों की, नदी सरोवर, जो अकृत्रिम चीज है, प्रमाणा अंगुल से उसी का माप होता है। खास करके द्वीप, समुद्र, कुलाचल, जम्बूद्वीप की जगती, ये सब है ना, ये सब प्रमाणा अंगुल से होता है। जितनी भी अकृत्रिम ललिता जी, ये देवों के निवास स्थान भी तो कितने बड़े बड़े होते हैं, तो ये सूच्यांगुल से मापे जाएंगे, उससे दांगुल से? देवों के ये भी तो होते होंगे। हाँ, तो इनको जब ज्यादा बड़ा होता है ना, तो फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करके प्रमाणा अंगुल बना लेते हैं ना, उसको फिर प्रमाणा अंगुल। क्योंकि यहाँ पर लिख दिया ना उन्होंने, 500 उत्सेधा अंगुलों का एक प्रमाणा अंगुल है, उसको फिर प्रमाणा अंगुल में ले लेते हैं। अच्छा ललिता जी, यहाँ पे जो इस अंगुल से झारी कलश, तो जो भगवान की कलश करते हैं, तब उसका जब प्रमाण 2000 वगैरह बोलते हैं, तो वो तो उसी समय भगवान की अवगाहना से करना चाहिए ना? हाँ, उसी समय के भगवान की अवगाहना तो से फिर होगा। वो उसी समय चक्रवर्ती आज उतना बड़ा झाड़ी ले लें तो आदमी नहीं उतना बड़ा झाड़ी क्या काम आएगी? नहीं, जैसे महावीर भगवान का जब अभिषेक किए तो 2000 को उसका कलश थोड़ी था, तो बोलते हैं तो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना, महावीर भगवान छिप जाएंगे कलश के भीतर। लेकिन वो कहानी में आता है ना कि वो इंद्र सोचने लग गया, तो वो पैर से अंगूठे से दबाए तो हिलने लग गया, मतलब उतना बड़ा कलश देख के। नहीं, वो तो ऐसा हम लोग सुने कि इंद्र देख करके कितना इतना कलश से अगर नहलाएंगे भगवान को, भगवान कहाँ से बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं तो हमेशा अपन लोग बोलते हैं कि इतने बड़े ही होते हैं ये कलश हमेशा सबके तीर्थंकरों के, पर अभी इसमें पता चला कि उनके अंगुल के हिसाब से होता है। नहीं तो वो तो वो तो साफ लिखा हो ना, उन्हीं उसी समय के मनुष्यों के अंगुल से होता है ये। हो ही नहीं सकता ना उसी समय के मनुष्यों से। जैसे अभी भी अपने लोग कहते हैं ना, इतने अंगुल की प्रतिमा कम से कम बननी ही चाहिए, तो वैसे उस समय भी रहता होगा कि हाँ इतने अंगुल का कलश वगैरह, क्योंकि बहुत अवगाहना कम हो गई, कहाँ 7 हाथ, कहाँ 500 धनुष, तो वो एक जैसा तो रह ही नहीं सकता है। प्रतर अंगुल किसे कहते हैं? अंगुल के वर्ग को प्रतर अंगुल कहते हैं। अंगुल कौन सा हो गया? उत्सेधा अंगुल या व्यवहार अंगुल या सूच्यांगुल। तो सूच्यांगुल ज्यादा करके
बोलने में जो आता है सूच्यांगुल ही आता है। तो सूच्यांगुल के स्क्वायर को सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल जब करेंगे तो प्रतरा अंगुल हो जाएगा। वैसे जैसे जगत प्रतर आया वैसे प्रतर इसमें आ गया। हाँ, जगत प्रतर हो गया। वैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, जगत प्रतर इंटू जगत प्रतर। तो जगत प्रतर जितना लंबा, जगत जितना चौड़ा, तो वहाँ जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी का जगत प्रतर आया था। यहाँ पर अंगुल के वर्ग को प्रतर अंगुल कहते हैं, जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई विवक्षित रहती है। कल हम लोगों ने समझा था कि भाई आकाश के प्रदेश हैं ऐसे लंबे लंबे। अब जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालेंगे, तो मान लीजिए इसमें 500 प्रदेश है, तो 500 प्रदेश ऐसे भी, ये भी यहाँ तक आए, तब तो वो चौकोर बनेगा ना। जैसे रूम अपने लोग का चौकोर है, उसका एरिया निकालते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई निकालते हैं। तो उसी तरह आकाश के प्रदेश इतनी दूर में कितने प्रदेश, ये हो गया कि इसको अगर हम श्रेणी मानते हैं तो इतना जो श्रेणी का चौकोर बना, तो ये हो जाएगा जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, यानी जगत प्रतर। तो उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि प्रतर अंगुल कैसे होगा, तो अंगुल इंटू अंगुल को वर्ग करने से प्रतर अंगुल हो जाता है। घना अंगुल किसे कहते हैं? अंगुल के घन को घना अंगुल कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई विवक्षित हो रहती है। कृत युग्म किसे कहते हैं? जिस राशि में 4 का भाग देने पर कुछ भी शेष ना रहे उसे कृत युग्म कहते हैं। जैसे 16 में 4 का भाग देने पर भी शेष नहीं रहता है, यानी 16 की राशि क्या हुई? वैसी राशियां जिसमें अगर 4 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए, ऐसी राशियों को कृत युग्म कहते हैं। जैसे 16 है, 32 है, 28 है, 24 है, 20 है, जो भी ऐसी राशियां हैं जिनको 4 से भाग देते हैं, उस सारी राशियों का नाम क्या है? ये सारी चीजें असल में यहाँ पर आ गई वर्ग धारा की, है ना। वर्ग धारा में ये सब चीज बताई जाती है, कृत्रिम युग्म वगैरह उसमें आता है ये सारी चीज। तो बोला वो जितनी भी राशि हो, कहाँ तक? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक जितनी राशियां हैं उसमें जिसमें 4 से भाग लग जाएगा वो सारी की सारी राशि क्या कहलाएगी? कृत युग्म कहलाएगी। जी इसमें 4 क्यों लेते हैं? मतलब स्टैंडर्ड 2 क्यों नहीं ले सकते? ऐसा नहीं, जो चीज जैसे बना हुआ वैसे ही है ना। इसमें कुछ चीजों में बेटा क्यों नहीं लगता है ना, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं ना, उसमें क्यों नहीं लगा सकते। बाकी है कि बहुत बड़ी कोई धवलाज वगैरह में कुछ ऐसा हो तो नहीं पता है, पर अपने हाथ में जितने ग्रंथ उसमें तो ऐसा नहीं कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि तिलोपन्नति मेरा पढ़ा हुआ तो ऐसा मुझे पढ़ा हुआ तो याद नहीं आ रहा है। तिलोपन्नति से है सारा चीज कि कृत युग्म इसका नाम क्यों कहते हैं। बादर युग्म, हमको लगता है कृत्रिम युग्म इसलिए भी नाम हो सकता है, एक अंदाज करते हैं। कृति मतलब होता है वर्ग, युग्म मतलब 2, तो 2 का कृति कर दिए तो 4 आया, 4 की कृति कर दिए तो 16 आया, 16 की कृति कर दिए तो 256 बहुत हो जाएगा, तब तो 4 से भाग ही नहीं लगेगा। ये नहीं बैठ रहा है, ये इसका ऐसे ही सिद्धांत लगता है। बादर युग्म किसे कहते हैं? जिस राशि में 4 का भाग देने पर ये सब क्यों बताया जाता है? चूंकि नारकियों का आवास स्थान बताते हैं, नारकियों की संख्या बताते हैं, देवों की संख्या बताते हैं, देवों के निवास स्थान बताते हैं। तो अब वहां पर ना सीधे ही, अभी इसमें तो जैसे चिन्ह नहीं लिखा हुआ, इनके चिन्ह बने हुए हैं। जैसे किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो तिलोपन्नति में जैसे 4 गुना 4 करना, तो 4 के बगल में लाइन खींची हुई है। मेरी बात समझे? जैसे अपने लोग तो 4 लिख के गुना लिख के 4 लिखते हैं, लेकिन तिलोपन्नति में क्या है? 4 एक खड़ी लाइन फिर 4। तो ये मुझे लगता है कि इनके चूंकि ये तो बहुत संक्षेप में निकाला हुआ ग्रंथ, इनकी सारे चिन्ह भी बने होंगे, तो उससे क्या है कि गणित बिना फैलाव के गणित सॉल्व हो जाती है। बादर युग्म किसे कहते हैं? जिस राशि में 4 का भाग देने पर 2 शेष रहते हैं उसे बादर युग्म कहते हैं। जैसे 14 में 4 का भाग देने पर, अब जैसे उनको कहीं पर बताना ये देना होगा क्या नाम है, कृति युग में बादर युग का भाग दे करके इस तरह से लिखना होगा। तो अब उनको ना तो ये बताना पड़ेगा कि कृति युग्म किसे कहते हैं, वो कौन सी संख्या लें, ना उनको ये बताना पड़ेगा कि बादर युग्म किसके कहते हैं।
तो ये जो अपने यहाँ 29 अंक प्रमाण इनकी संख्या है ना, पर्याप्त मनुष्यों की। ब्राह्मी सुंदरी थी और ब्राह्मी थी और सुंदरी, 2 बेटी थी ना आदिनाथ भगवान की। एक को अंक गणित सिखाए और एक को लिपि सिखाए। तो लिपि के द्वारा पूरा 29 अंक, 2 गाथा है जीव कांड जी में, जिस 2 गाथा खाली ऐसे लिखा पण न तर व इस तरह से लिखा हुआ, वो उन अक्षरों की संख्या से 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या आ जाती है। एक अगर उस गाथा को याद कर लें हम लोग तो 29 अंक प्रमाण संख्या हम लिख सकते हैं। तो पहले पढ़ाई इस तरह की होती थी। तो आदिनाथ भगवान ने अंक विद्या को अक्षर से ये सिखाया अपनी पुत्रियों को। तो वो उसकी जीव कांड जी में एक गाथा है। तो ये सब उसी चलते ये सब नाम बनाए गए हैं कि उनको बार बार नहीं ऐसा बोलना पड़े, भाई कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 4 से भाग दें 2 शेष बचे, या 2 से भाग दें, ऐसा हो। इतना डिटेल में नहीं लिखने से ऐसी कृत युग्म संख्या लेनी है, बादल युग्म संख्या लेनी है, वो इन शब्दों से ही उनकी सारी गणित चलती है। और इनका भी चिन्ह होना चाहिए, लोकोन्नति में होना चाहिए। कली योज किसे कहते हैं? जिस राशि में 4 का भाग देने पर 1 शेष रहे। अब जैसे बोल देंगे मनुष्यों की संख्या इतनी है जिसमें अगर कलियोज, मनुष्यों की संख्या कलियोज के बराबर है, यानी भाई वो संख्या जिसे 4 से भाग देके 1 बचे उतनी संख्या है। ये इस तरह से बताया जाता है, उसी को ये यहाँ पर बता रहे हैं। तेज ओज किसे कहते हैं? जिस राशि में 4 का भाग देने पर 3 शेष रहे उसे तेज योज कहते हैं। जैसे 15 में 4 का भाग देने पर 3 शेष रहते हैं। वर्ग शलाका किसे कहते हैं? राशि के जितने बार वर्ग करने से राशि उत्पन्न होती है उतने बारों को वर्ग शलाका कहते हैं। पूरा गणित आ गया यहाँ तो वर्ग शलाका। जैसे 16 का अंक है ना, 16 का अंक है तो उसमें कितनी वर्ग शलाका है? तो क्या हुआ, 2 को कितनी बार गुना किए? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये 3 वर्ग शलाका कहलाएगी। जो 16 की राशि है वो 2 की राशि से कितनी वर्ग शलाका हुई? तो कहलाएगी 2 की वर्ग शलाका 3। 2 की वर्ग शलाका 3, ऐसे इसको वर्ग शलाका कहते हैं। उतने बारों को, जितनी बार वर्ग करने से, बोला भाई 2 का 16 कैसे आएगा? तो 2 का वर्ग शलाका 3 करने से 16 की संख्या आएगी, 16 की राशि आएगी। इसको कहा जाता है वर्ग शलाका। जितनी बार वर्ग करें वो हो गया वर्ग शलाका। अर्धछेद किसे कहते हैं? राशि के जितनी बार अर्ध करते करते, ये सारी चीज आ गई आपकी अलौकिक गणित की, जिसमें विस्तार से वर्णन है। यहाँ ये एक लाइन में थोड़ा समझा दिए हैं। ये सारा अलौकिक गणित का सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर। अर्धछेद किसे कहते हैं? राशि को जितनी बार अर्ध करते करते 1 अंक रह जाए वे बार अर्धछेद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास 80 है, 80 को हमने आधा किया 40 हुआ, आधा किया 20 हुआ, आधा किया 10 हुआ। ये तो 5 वाला चीज आ गया। आधा किया 5 नहीं आना चाहिए, आधा के 4 से डिवाइड करते 64 लेते हैं अपने लोग। 64 का 32 हुआ आधा किए तो, फिर 16 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ आधा करे तो, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो कहते हैं कि अर्ध छेद करते जाइए, आधा आधा करते जाइए, कहाँ तक? जब 1 आ जाए। तो 64 का हमने अर्ध छेद किया, पहले 32 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो कितने अर्ध छेद हो गए? 6 अर्ध छेद हो गए। तो ये क्या कहा जाएगा कि 64 का अर्ध छेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ये सारी अलौकिक गणित में ये क्यों किया जाता है? जब हम अलौकिक गणित पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इनकी क्या जरूरत है।
क्यों किया जाता है? तो कहते राशि को जितनी बार अर्ध करते करते एक अंक रह जाए, वे उतनी बार, जैसे हमने 64 का भी अर्ध छेद किया, 6 बार किया तब एक आया। तो ये 6 जो हुआ, ये 64 का, बोले 64 के कितने अर्ध छेद होते हैं? तो 64 के 6 अर्ध छेद होते हैं, है ना। 64 के 6 अर्ध छेद होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। उपमा प्रमाण के कितने भेद हैं? सब ये पूरा सब्जेक्ट ही अलौकिक गणित का आ गया। उपमा प्रमाण के 8 भेद होते हैं, शायद 8 होना चाहिए। चलिए, उपमा प्रमाण के कितने भेद हैं? पल्य, सागर, एक सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक। ये उपमा प्रमाण के 8 अपने अभी लोग क्या वहां पढ़े थे? संख्या प्रमाण। संख्या प्रमाण किससे बताई जाती है? संख्या से। उपमा प्रमाण किससे बताई जाती है? उपमा से। जैसे किसी का गोरा रंग देख के हम कहें ये तो चांद जैसी गोरी है, कहते हैं अपने लोग हमेशा ही कहते हैं इको रंग तो भाई दूध जिसो है एकदम। ये क्या कहलाता? उपमा। तो कुछ मान ऐसे हैं जिनको संख्या से नहीं नाप के उपमा से नापते हैं। जैसे कहते हैं पल्योपम, इसकी जैसे अपने को आती है ना, एक पल्योपम की आयु है, तो इसकी आयु कितनी है? एक पल्योपम प्रमाण है। पल्योपम क्यों कहा जाता है? पल्ले में जो जितना जो पल्य जिससे बनेगा वो काउंटिंग से बाहर है, उसका काउंटिंग नहीं होता। उसका जिस तरह से कह देते हैं कि समुद्र कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा है ना, नाप नहीं बता सकते हैं समुद्र का। तो उसी तरह से उपमा के द्वारा जिसका प्रमाण बताया जाए उसको उपमा प्रमाण कहते हैं। जैसे पल्योपम, सागरोपम, सूच्यंगुल प्रमाण, प्रतरंगुल प्रमाण, घनांगुल प्रमाण, जगत श्रेणी प्रमाण, जगत प्रतर प्रमाण और लोक प्रमाण। लोक तो हो गया 343, जगत श्रेणी हो गई 7 राजू, जगत प्रतर हो गया 49 राजू, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, लोक हो गया जगत श्रेणी, लोक हो गया एक साल से ठंडा पानी ही नहीं पिया, ये कोरोना में गला खराब हो गया। म्यूट कर दीजिए ना अपने आप को, सबका खुला आवाज, प्लीज म्यूट कर दीजिए। जिनवानी में बैठे हुए हैं और घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं। ललिता दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी पल्य और पल्योपम, इनमें क्या अंतर लेंगे दीदी? पल्य जब बोलेंगे तो खाली पल्लू, जैसे हम बोले 2 फुट, है ना, और कोई मान लीजिए कोई कुछ भी ऐसा सामान रखा है तो हम कहेंगे इसकी लंबाई 2 फुट प्रमाण है। तो यहाँ पर जब प्रमाण किसी चीज का नाप बताएंगे तो पल्योपम, है ना, सागरोपम, उसकी उपमा देकर, है ना, उपमा। जब उपमा के जैसे इसको, अभी तो इनका नाम बताया जा रहा है, जब हम इनको उपमा के जैसे यूज करेंगे तब बोलेंगे सागरोपम प्रमाण है, पल्योपम प्रमाण है, ये अंतर है। प्रणाम दीदी, प्रणाम। उपमा प्रमाण के कितने भेद हैं? पल्य, सागर, सूच्यांगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी। ए भाई तो बड़ा मुश्किल है। जगत श्रेणी, जगत प्रतर और तथा लोक। सुमन जी जयपुर, कितने पल्यों का एक सागर होता है? क्योंकि आपको बहुत अनम्यूट करिए, आपको संख्याएं बहुत याद रहती, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है। 10 कोड़ा-कोड़ी सागर का एक पल्ले होता है क्या? ऐसा क्या? पल्ले बड़ा है, सागर छोटा है?
सागर बाद में लिखा हुआ है इसलिए सागर बड़ा है। 10 कोड़ा कोड़ी बोला आपने ठीक, उल्टा बोल दिया। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। आज एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी पोती का बर्थडे है, सब भीड़ है घर में, तो मैं अनम्यूट होना ही नहीं चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है। सूच्यांगुल से प्रतर अंगुल कैसे निकलेगा? कृष्णा जी जैन। ललिता जी, ये सूच्यांगुल वही है क्या जो आहारक जीव का उत्कृष्ट प्रमाण है? आया था ना अपने पहले भाग में, सूच्यांगुल आहारक का उत्कृष्ट प्रमाण, सूच्यांगुल प्रमाण। आहारक शरीर का? नहीं, आहारक जीव का। और अनाहारक का 3 समय। अच्छा, वो कह रहे हैं क्या? नहीं, वहां पर तो घनांगुल है। जब भी अवगाहना होगी तो घनांगुल से होगी, क्योंकि कोई भी जीव लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, मोटा भी होता है ना, तो वहां घनांगुल आएगा। नहीं, आहारक कितने समय का है? आहारक का प्रमाण है ना, अनाहारक का तो 3 समय है उत्कृष्ट। आप हमको खोज के पढ़ा था मैंने, बताइए। अनाहारक का उत्कृष्ट प्रमाण तो 3 समय और कम से कम 1 समय, और आहारक का उत्कृष्ट प्रमाण सूच्यांगुल और जगन्य है 3 समय कम श्वास का 18वां भाग प्रमाण। आप तो चीज दोनों चीज भी कुछ दोनों चीज आप अलग अलग बोल रही है, एक चीज का प्रमाण नहीं बोल रही हैं। या तो आपको कहीं कुछ समझने में गलती हुई या फिर आप बोल नहीं रहे हैं ठीक से। आप निकाल के लाइएगा प्रश्न तो अपने उसको खुलासा कर लेंगे। हाँ नमस्कार। वो भर्ती लेके गया ना? हाँ भर्ती हावड़ा गया है। अरे किसका? हाँ खाली है, उन्हीं का ही। वापस आ गया? खाली है। खाली है? हाँ। ये क्या करें? रेखा जैन कौन है? रेखा जैन का कब से खुला है? वो बार बार आवाज आ रही है। रेखा जैन, रेखा जैन सुनाई दे रहा आप है क्या? हाँ सुनाई दे रहा। आपका बहुत देर से खुला है, बहुत आवाज आ रही है। नहीं आवाज तो नहीं, मैं तो अभी ही आए हैं। नहीं पर खुला बहुत देर से पड़ा है, मैं देख रही थी। हाँ ठीक है मंजू अभी। असल में लोग क्या करते हैं, ऑन करके चले जाते हैं, ऑन करके चले जाते हैं, बस वो खुला पड़ा रहता है वहां पर। नहीं मैं बैठी हुई हूँ। अभी भी आपने बंद नहीं किया? अभी भी बंद नहीं किया आपने? अभी भी बंद नहीं हुआ आपका? बंद कीजिए। एक मिनट मेरा फोन थोड़ा डिस्टर्ब है भाभी। हाँ, हो नहीं रहा आपका, बंद नहीं हो रहा। हाँ मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया, हो नहीं रहा। हाँ 7 घंटा खाने का क्या सोचा है? अभी भी नहीं हुआ है उनका बंद अभी तक। के आएगा फिर कुछ खाना आके। उनका हुआ ही नहीं अभी तक, बंद हुआ नहीं। हो नहीं रहा, मेरा फोन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एक बार आप फोन बंद करके वापस स्टार्ट कीजिए। ठीक है। और ये रजनी जैन कौन है? रजनी जैन आर से, रजनी जैन, उनका भी खुला है कब से? रेखा जैन जी आप एक बार अपना फोन कर रही हूँ भाभी, मेरा फोन थोड़ा। नहीं, फोन बंद करिए एक बार, हो जाएगा। कर रही हूँ। नहीं तो एक बार वो बंद कर लेंगे और सुन लीजिए, क्योंकि सबको डिस्टर्ब हो रहा है। तो दीदी प्रतिमाएं जो बनती है ना, भगवान जी की प्रतिमाएं जो बनती है, उसका प्रमाण घनांगुल या सूच्यांगुल कैसा लेंगे? तो घनांगुल से बनती है, कितनी लंबी कितनी चौड़ी कितनी। हाँ सुना तो घनांगुल से ही है, मुझे लगा और कोई शब्द है क्या उसको। हाँ त्रिशला जी, प्रतांगुल किसे कहते हैं? सूच्यांगुल के वर्ग को प्रतांगुल कहते हैं। जैसे चौड़ाई और लंबाई दोनों चीज विवक्षित होती हैं उसमें। और घनांगुल हो जाएगा प्रतरांगुल का स्क्वायर, अथवा सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल, अथवा प्रतरांगुल गुना प्रतरांगुल। घनांगुल जो होगा इस तरह से होगा। जगत श्रेणी कितने राजू प्रमाण होती है किरण काला जी? जगत श्रेणी कितने राजू प्रमाण होती है? नहीं है क्या? हाँ है तो किरण भाभी। जगत श्रेणी 7 राजू प्रमाण होती है। कितना? 7 राजू।
हाँ 7 राजू प्रमाण होती, बहुत अच्छा। जगत श्रेणी 7 राजू। जगत प्रतर अनीता जैन, जगत प्रतर क्या होगा? जगत प्रतर किसको पूछ रहे हैं ललिता जी? अनीता जी को पूछ, हमको तो सामने दिख अच्छा, गई। ठीक है, ठीक है। अनीता जैन अनम्यूट करिए। जय जिन आंटी। जय जिन। जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर। चालू लो, तुम कल थी क्या? नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है, बोल पूछिए। लोक किसे कहेंगे? जगत श्रेणी के क्यूब को या फिर जगत प्रतर के स्क्वायर को लोग कहते हैं। 7 × 7 × 7 343 घन राजू। बहुत सुंदर। जेठी भाई साहब, अधोलोक कहाँ से कहाँ तक है? अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही है, बंद कर रखा है। हाँ अब आई है। अभी आ रही है। हाँ हाँ। तनुवात वलय से लेकर मेरू पर्वत के बेस तक, मेरू पर्वत के नीचे तक, तल तक, मेरू पर्वत जहाँ से मेरू पर्वत। तो अपने को तनुपात बले नहीं बोलना है। वो इसलिए नहीं बोलना, तनुपात बले तो 8 दिशाओं में है तो कौन सा तनुपात? अपने को क्या बोलना है? नीचे की कलंकला भूमि से या कलकल भूमि, जो भी आप लोग को रुचे, नीचे की कलकल भूमि से लेकर मेरू पर्वत के जड़ के नीचे तक अधोलोक है। हीराजी पांड्या, मध्य लोक कहाँ से कहाँ तक है? हाँ प्रणाम भाभी। मध्य लोक मेरू पर्वत की जड़ से और मेरू पर्वत की चूलिका तक मध्य लोक है। बहुत सुंदर। 40 योजन हो गया, मतलब है ना? हाँ कितना हो गया? उसका 1,40,000 योजन होगा क्या? दोनों तरह का प्रमाण मिलता है, 1,00,000 भी है और 1,40,000 योजन भी है। अपने को दोनों प्रमाण जानकर चलना है। कुछ आचार्य 1,00,000 कहते हैं, कुछ आचार्य 1,40,000 योजन कहते हैं। कोई आचार्य 40 योजन की चूलिका अलग से कहते हैं और कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, 40 योजन की चूलिका 1,00,000 योजन में ही है। तो अपने को दोनों बोलना है। जब कभी कोई पूछे कि मध्य लोक कितना है, तो नीचे की सुमेरु पर्वत की जड़ 10,000 योजन से ले 1,000 योजन से लेके मेरू पर्वत की ऊंचाई तक, उसकी चोटी तक अपने को कुछ चूलिका वगैरह या उसकी चूलिका तक। तो उसमें कोई अलग समझता हो तो अलग समझ ले, जो अलग नहीं समझे वो अलग नहीं समझे। हाँ ठीक है। मंजू जी पाटनी, उर्दू लोक कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, उर्दू लोक सुमेरी पर्वत की चूलिका से लेकर के सिद्ध शिला के ऊपर वाले तनुबात वलय तक उर्दू लोक है। उर्दू लोक को 7 राजू प्रमाण कहा जाता है। तो कहाँ से कहाँ लंबाई होगी? कौन बोलेगा? नीलम जैन बोलेंगी। उर्दू लोक को 7 राजू कहाँ से कहाँ तक? उर्दू लोक का 7 राजू मेरू पर्वत की जड़ से लेके सिद्ध शिला का जो तनुवात वलय वहां तक। बहुत सुंदर। आप लोग को कल आप लोग सब गड़बड़ किए थे, आज सब लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बहुत 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 धन्यवाद सबको, बहुत अच्छा सबने उत्तर दिया। अब 180 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं। कल ये जो चीजें हैं अभी जो याद कर सकते हैं थोड़ा करिएगा। अभी मतलब अभी नहीं, अभी तो आप लोग पहले पेपर की तैयारी करिए। अभी तो केवल इसको सुनिए, अभी बीच में इसको याद करेंगे तो पहला पेपर उड़ जाएगा दिमाग से। अच्छा ललिता जी, किसी को हम अपन लोग कल या परसों ना, अब 2 ही दिन बचे हैं, 3 दिन ही है एग्जाम के, तो किसी को मतलब इसमें एग्जाम 13 को है ना? 11 अच्छा, ओ मैं 8 तारीख का सोच के 11 तारीख को है ना? 11 को है। 11 को। वैसे किसी को कुछ पूछना हो तो कभी भी रख लीजिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो हाँ, सबको रिवीजन कर ले क्या?
चलिए 3 दिन पहले करेंगे फिर अपन लोग, जिस दिन एग्जाम के 3 दिन पहले करेंगे। मैं ध्यान 8 का रह गया मेरे को। थर्ड पेपर कब का है? मेरे को ध्यान से उतर रहा। थर्ड पेपर तीसरे भाग वाला 28 के बाद है। मुझे तारीख कितना दिया था? 2 परसों अप्रैल अष्टमी को है, है। शनिवार को अष्टमी के दिन रख ले। क्वेश्चन आंसर सब क्वेश्चन अपने बना के लाइएगा, एक एक को अनम्यूट करेंगे और वो ही बोलेगा और उसी को ही उत्तर मिलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। अपने 4-4 2-2 या 4-4 क्वेश्चन बना के लाएंगे कि आपको समझ में नहीं आया। जिसको जो भी पूछना हो एकदम एकदम मोस्ट वेलकम है। कुछ भी पूछिए, 2 पूछिए, 4 पूछिए, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। एक दिन में नहीं होगा, दूसरा दिन ले लेंगे, तीसरा दिन ले लेंगे, है ना। तो किसी को भी ये नहीं सोचना है भाई हमको तो बेसिक पूछना था, कैसे पूछे। जिसको जितना समझना हो, जो परीक्षा संबंधी जो पहला भाग है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई दूसरा भी पूछेगा तो सबका क्लियर होएगा, ये कोई हाँ, अच्छा बात है। हाँ, ऐसा थोड़ी कि एक जन पूछेगा पता चलेगा दूसरा का भी हो गया, है ना। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग को कोई भी, उसमें परीक्षा तो सेकेंडरी चीज है। आप लोग दोबारा पूछेंगे तो आप लोग का दोबारा स्वाध्याय हो जाएगा, आप लोग को और याद हो जाएगा। और परीक्षा लेने का व्यू भी यही रहता है कि तो चीजें याद हो जाए थोड़ी सी। तो ऐसे भी दोबारा अगर कोई चीज पूछती है तो बहुत अच्छा है, समझ में आया हो तो, नहीं आया हो तो दोबारा पूछने से और चीज बढ़िया से याद हो जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग 2 दिन पूछिए, 3 दिन पूछिए, आप लोग के ऊपर है। मेरे तरफ से कोई भी मेरे को तकलीफ नहीं है। ताई जी, उसमें एक वो भवन वासुदेव ये सब के नाम भी याद करने होंगे क्या? वो पेपर थोड़ी अभी नहीं, थर्ड वाले में है ना? सेकंड वाले में, सेकंड, हाँ थर्ड वाले में। तो थर्ड में तो अभी बेटा बहुत देरी है, अभी से थर्ड का सिलेबस क्यों पूछ रही हो? नहीं, अभी उसमें हम पढ़ रहे थे तो था कि देव का नाम, जैसे ये नारकी का था ना, नरक का 7 नरक का नाम वगैरह और इंद्र वगैरह का, तो वो नाम तो बस उतना तो याद कर लिया, लेकिन ये भवनवासी सब देव का नाम नहीं याद हो रहा है। नहीं, कोई भी नाम नहीं याद कर, ऐसे याद करो कोई भी चीज। जैसे उस दिन मंजू जी ने कहा कि मैंने तो सुरत ज्ञान को याद कर लिया। अरे आपने तो बहुत बड़ी चीज याद कर ली। आपको तो खुश होना चाहिए कि परीक्षा के नाम पर आपने वो चीज याद कर ली जिसको कि हमको करना ही है। तो अगर याद नहीं, वो सब कोई नाम हम नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये याद होने पर भी कंफ्यूजन होता है। आफत ये है, याद तो हो जाता है लेकिन याद होने पर भी जब प्रश्न सामने आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंदर्प था कि महौरग था, कंदर्प था कि महौरग था। तो हमको किसी को परेशान थोड़ी करना जो हम वैसे प्रश्न पूछेंगे। वैसा कोई भी प्रश्न वैसा नहीं आएगा जो आपको दिमागी रूप से परेशान करे। और बाकी तो परीक्षा है, सोच के तो जवाब देना ही पड़ेगा। ललिता जी आपने क्या बोला? दिमागी रूप से परेशान करे? सा वर्ड यूज कर दिया। ललिता जी, सिर्फ ABCD ऑप्शन देंगे क्या, या क्वेश्चन का आंसर कैसे, क्या ऑब्जेक्टिव? मंजू जी मैंने तो भेजा है 2-3 प्रश्न, आपने नहीं देखे क्या? वही तो ABCD ऑप्शन ही तो। नहीं, वो डिलीट हो गए, फिर डिलीट हो गए थे, निकल गए थे। अच्छा, मैं फिर भेज दूंगी। डिलीट हो गया था। हाँ तो ठीक है, मैं फिर भेज दूंगी, कोई बात नहीं। उसमें ABCD लिखा रहेगा। अभी भी डिलीट तो नहीं हुए, वैसे ही पढ़े हम लोग। नहीं जी, मेरे डिलीटेड है, नहीं है। 2 भेजा था माताई जी ने, मैंने एक बार देखा था। 3 भेजा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ABCD नहीं रहेगा, उसमें 4 गोल घेरे बने रहेंगे। उसमें से जो सही है वहां पर थोड़ा सा आप टच कर देंगी, वो उत्तर अपने आप हो जाएगा। कोई आपको ABCD कुछ भी नहीं लिखना है। नहीं, वो मतलब 4 ऑप्शन में एक में टच करना, वही हाँ, तो। एक में टच करना है, वो है। या सही गलत रहेगा तो सही गलत में टच करना, वो भी टच ही करना है, वो लिखना नहीं है। 8-10 प्रश्न रहेंगे जिसमें भरने के रहेंगे कि एक एक शब्द आपको लिखना है, क्योंकि उसके बिना वो नहीं होता है, थोड़ा सा वो रखना पड़ता है। और इन दोनों का तो आपको उसी समय उत्तर भी, वो भी पता चल जाएगा, उत्तर भी पता चल जाएगा आपको, अपने नंबर भी पता चल जाएंगे। खाली जो भरने वाले रहेंगे उसको मैं जांचूंगी। वो इसलिए कि कंप्यूटर कितना भी सही लिखिए फिर भी गलत कर देता है, तो इसलिए वो मैनुअल करना पड़ेगा मुझे भरने वाला। और बाकी जो टच करने वाला है वो आप लोग को तुरंत उसी समय उत्तर भी पता चल जाएगा और आपको अपने प्रश्नों का नंबर भी पता चल जाएगा। उसमें ईमेल है लिखा हुआ,
पेटीएम नंबर लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखें, आप उसमें लिख देंगे नहीं लेकिन कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं है लिख देंगे, नो कुछ भी लिख देंगे तो आपका आगे खुल जाएगा। अगर आप ऐसे छोड़ देंगे कुछ भी नहीं लिखेंगे उसमें तो आगे नहीं खुलेगा। नीचे वो लिखने के बाद नेक्स्ट रहेगा, फिर नेक्स्ट में दबाएंगी तो फिर प्रश्न निकलेगा, फिर उसको पूरा करके फिर नेक्स्ट लिखा रहेगा, फिर उसको टच करेंगी फिर दूसरा पेपर निकलेगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर उसको टच करेंगी तो फिर तीसरा पेपर आएगा। तो इस तरह से पेपर की व्यवस्था है। और वो पेटीएम नंबर है, ईमेल एड्रेस है, कोई देते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो जहां पर वो लिखना वहां पर आपको मेरे पास नहीं है, मेरा नहीं है, नो नहीं, कुछ ना कुछ उसमें लिखेंगे, नहीं तो आगे का पेज खुलेगा नहीं, वहां पर लिखना तो होगा। और जिनको लिखना है पेटीएम नंबर और ईमेल एड्रेस तो वो लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग तो जो परीक्षा दे रहे हैं, हम लोग अगर ईमेल एड्रेस नहीं लिखते हैं तो खुलता ही नहीं है, हम लोग को लिखना ही पड़ता है। लेकिन हम अभी जान करके उसको वाणी को कहे कि अपने को ऐसा नहीं करना है, एक तो सबके पास होता नहीं है, और होता है तो कि अपने ग्रुप में सब एज वाले लोग सब हैं, छोटे उम्र के लोग कम हैं, सबको अभी ईमेल आईडी वगैरह वो लोग कहाँ से समझेंगे इन चीजों को। तो लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोग को लिखना पड़ेगा कि नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा। बट अपने ग्रुप में सब आंटी लोग बहुत तेज है। लेकिन फिर भी ना ईमेल आईडी वगैरह कोई जरूरी नहीं है, तो सब 2-4 के पास भी अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर 2-4 को परेशानी हो जाए। वही तो कह रहे हैं, जिनके पास है जो लिखें वो खुशी से लिखें, और जिनके पास नहीं है अथवा है तो भी नहीं लिखना चाहती हैं या जानती हैं तो ना लिख देंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा उसमें कुछ, तब वो आगे का पेज खुलेगा, नहीं तो आगे का पेज खुलेगा नहीं। अपने ले 180 नंबर का प्रश्न लेते हैं। पल्ल के कितने भेद हैं? अब देखिए अलौकिक गणित हम लोग पढ़ते तो उसमें कितनी चीज आती है, ये तो बहुत थोड़ा सा आया, बहुत ही संक्षेप में है। वो तो करे आप लोग निकाली है उसकी किताब तो आप लोगों ने देखा ही है, लेकिन ये बनता कैसे कैसे अलौकिक गणित और कुछ नहीं है, ये कैसे कैसे बनता है ये उसमें बताया गया है। वे कैसे असंख्यात बनता है, कैसे परिता संख्यात बनता है, कैसे युक्ता संख्यात बनता है, किस तरह से अनंता अनंत बनता है, ये उसमें सारी विधि बताई हुई है। और अलौकिक गणित में कुछ भी नहीं है। पल्ल के कितने भेद हैं, उनके किनका माप किया, उनसे, लाल वाली किताब में उनके लिखा हुआ है, उसको उनसे कर देंगे, उनसे किनका माप किया जाता है। व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल, अद्धा पल्ल के भेद से पल्ल 3 प्रकार के होते हैं। व्यवहार पल्ल में संख्या का, उद्धार पल्ल में द्वीप समुद्रों का, अद्धा पल्ल में कर्म स्थिति का माप किया जाता है। जैसे मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है तो अपने बोलते हैं ना 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो सागर किससे बनता है? अद्धा पल्लियों से तो बनता है, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। तो वही कह रहे हैं कि अद्धा पल्ले से तो कर्म की स्थिति नापी जाती है, व्यवहार पल्ले से संख्या का माप बताया जाता है, उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों की संख्या, द्वीप समुद्रों की भी क्या की गहराई नहीं संख्या बताई जाती है। रहने दें क्या, क्योंकि आजकल तो 8 बजे पक्का बंद कर देती है। एक और ले लेते हैं, हाँ 85 व 10 मिनट है। पल्ले किसे कहते हैं? उत्तम भोग भूमि के जन्म लेने वाले भेड़ के जन्म से 7 दिन के भीतर तक के रोमों को ग्रहण कर उनके अग्रभाग के बराबर खंड कर संचित किए हुए करोड़ों रोमों से 1 योजन व्यास मतलब डायामीटर हम लोग जान चुके हैं 1 योजन का, एवं 1 योजन गहराई वाले विशाल कुंड को भर दो। ऐसे विशाल कुंड में भरे हुए रोमों का जितना प्रमाण है उसे पल्ल कहते हैं। अभी तो यहाँ खाली भरा गया है। या हम लोग क्या भोग भूमि के जीवों का बाल लाने जाएंगे? नहीं, हमें इसका भाव भासना करनी है, हमें अपने इसकी कल्पना करनी है कि इतना छोटा छोटा बाल से वो इतना लंबा चौड़ा जब अगर भरेंगे तो कितना होगा बाल, उस बालों की संख्या कितनी होगी, इसकी हमको अपने मन में कल्पना करनी है कि कितने हो सकते हैं। बाल आएंगे कहाँ से? लाने की जगह भरने जाएंगे क्या? गड्ढा खोद के भरने जाएंगे? लिखा हुआ था उत्तम भोग भूमि के भेड़े का बाल। तो लाना थोड़ी है, लाना थोड़ी है।
व्यवहार पल्य किसे कहते हैं? कुंड में भरे हुए रोमों में से प्रत्येक 100 वर्ष बाद एक एक रोम के निकालने पर जितने काल में समस्त रोम समाप्त हों, उतने काल के समयों, उतने काल के घंटों, दिनों, वर्षों को नहीं, उतने काल के समयों की संख्या ही व्यवहार पल्य के समयों की संख्या है। बताइए, एक एक करके निकालना, वो भी कितना? 100 बरस के बाद एक, 100 बरस के बाद एक, 100 बरस के बाद एक, और जितने जितने में निकल जाए उतना सम। उद्धार पल्य किसे कहते हैं? व्यवहार पल्य की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंडों के असंख्यात करोड़ बरस के जितने समय हो, उतने खंड करके, एक तो खंड तो पहले ही नहीं हो सकता था, इतना छोटा खंड था, अब उसके भी बाद क्या कह रहे हैं कि असंख्यात करोड़ बरस में जितने समय हो, उस बाल का उतना खंड करिए, उनसे दूसरे पल्ले, पल्ले मतलब गड्ढा होता है, ठीक है, पल्ले का मतलब, पल्ले शब्द का अर्थ गड्ढा होता है, उतने खंड करके उनमें उनसे दूसरे पल्ले को, पल्ले प्रमाण गड्ढे को, पल्ले प्रमाण गड्ढे कहने का मतलब कि ऊपर जो हमने बताया है 1 योजन गहरा और 1 योजन व्यास वाला ऐसा गड्ढा भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोम खंड को निकालें। इस प्रकार जितने समय में वह दूसरा पल्ले गड्ढा खाली होता है, उतना काल उद्धार पल्ले का काल है। इससे द्वीप समुद्रों का प्रमाण जाना जाता है। हम जब अलौकिक गणित पढ़ेंगे उसमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा ये चीज। 182 समझाइए ना वापस। 182 हाँ। कुंड से भरे हुए रोम में से, पहले क्या किया उन्होंने, कुंड मतलब यहाँ पर वो गड्ढा जो 1 योजन व्यास वाला था, 1 योजन गहरा था, ऐसे गड्ढे को भरा उन्होंने किसी 7 दिन तक के जन्मे हुए भेड़े के बाल के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा। अग्रभाग, अग्रभाग मतलब बहुत ही बारीक हो जाता है अग्रभाग, उससे उसको एकदम कुट कुट के भरा जाता है। इसमें तो इतना लिखा नहीं है, तिलोई पन्नति में आ रखा कुट कुट के धसा धसा के भरना, ऐसे नहीं, क्योंकि बाल तो ऐसे होते हैं ना कि बाल को अगर आप दबाओ तो एकदम नीचे दब जाएगा, बाल उस तरह के होते हैं कि पढ़ा हुआ है कि उस पर से चक्रवर्ती की सेना को गुजारो। हाँ हाँ, तो रुक जाए, हाँ तो भी नहीं दबती है, वो इतना ठूस के भरा जाता है उसको। तो कहते हैं कुंड में भरे हुए रोमों में से कुंड को भर लिया, भरा वो तो हुआ एक पल्य। अब व्यवहार पल्य किसे कहते हैं? तो उसके लिए कहते हैं कुंड में जो रोए भरे इतने सारे, उनको 100 बरस में एक एक निकालिए। 100 बरस हुआ 1 रोम निकाला, 100 बरस हुआ 1 रोम निकाला। जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा, सारे रोम जब समाप्त हो जाएंगे, उतने काल के समयों की संख्या ही व्यवहार पल्ले के समयों की संख्या है। वो जितने बरस में निकल, 100 बरस है, 100 बरस में कितने समय? जब कहते हैं एक मुहूर्त में संख्यात आवली, एक आवली में असंख्यात समय, एक मुहूर्त में संख्यात आवली 16, अभी हमको याद नहीं आ रही 16 करोड़ क्या हम लोग याद भी किए थे, और उससे एक एक आवली में असंख्यात समय। तो जब एक मुहूर्त का ये हाल है, यहाँ 100 वर्ष में कितने समय होंगे सोच ही नहीं सकते हैं। एक मुहूर्त का समय नहीं मालूम है, वो भी असंख्यात है, तो 100 वर्ष में तो कितने समय होंगे। देखिए इमेजिन करके देखिए कि कितनी, कैसे भगवान का कैसा ज्ञान था, ये केवल ज्ञान कैसा अद्भुत ज्ञान था, जो कि ऐसी ऐसी चीजों को वो कैसे उनको प्रकट में दिखाई दी, कैसे वो जाने इन चीजों को, कितना बहुमाना था केवल ज्ञान के प्रति। और उस केवल ज्ञान को क्या कहा गया है? श्रुत ज्ञान के बराबर। आज हम लोग क्या है, हम लोग श्रुत ज्ञान कर रहे हैं। सबसे केवल ज्ञान, अगर कोई 5 ज्ञान में अगर कोई केवल ज्ञान के बराबर कहा जाता तो केवल श्रुत ज्ञान है जिसको कहा जाता केवल ज्ञान के बराबर। अंतर क्या है दोनों में? फिर अपने लोगों को जरूरत नहीं है केवल ज्ञान की, हम लोग तो श्रुत ज्ञान कर ही रहे हैं। तो अंतर यह है कि अब हम ये भाव भासना तो कर लिए कि भाई एक गड्ढा इतना बड़ा हो, उसमें भेड़े का बाल काटा, ये हम ऐसे शब्दों से जान गए, और भगवान को ये सारी चीजें केवल ज्ञान में ये सारी चीज झलकती है, प्रकट प्रत्यक्ष उनको समझ में आता है। वो प्रत्यक्ष, जैसे अपने लोग है कोई चीज बनाना रहे, कोई मान लीजिए अपने लोग को कोई चौके में कोई आइटम बनाना, तो अपने किसी से सीखते हैं तो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, भाई ऐसे डाला, ये डाला, वो डाला। आजकल तो बहुत क्लास चल रही जूम पर,
ये केक बनाने की, वो केक, तो क्या हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दीदी तो मेरा हो एक गया प्रश्न हमारा है। वो हो, हाँ 1 मिनट, वो हो गया हमारा प्रत्यक्ष। तो उसी तरह से श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान बिल्कुल, श्रुत केवली और जो केवली हैं वो एकदम बराबर हैं। अंतर इतना है, श्रुत केवली का प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान है। श्रुत ज्ञान की महिमा बहुत ज्यादा है, उसके सामने मन प्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान इसलिए विशाल है कि वो किनको होता है, रिद्धिधारियों को होता है, जो क्या नाम है सो चारित्र में आगे रहते हैं उनको होता है। लेकिन श्रुत केवली जिसको कहते हैं वो भी चारित्रधारी को ही होता है, एकदम ऊंचे वाले गुना स्थान में होता है। लेकिन हम लोग को भी जो हो रहा है ये भी उसी का, जैसे कहता है कि भाई आप लौंग को तोड़ेंगे तो लौंग ही तो टूटेगी ना, तो उसी तरह हम श्रुत ज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये भी तो उसी का अंश है। अब इसमें जिसको जितना ज्ञान होता है उतना उसको श्रुत ज्ञान हो जाता है। तो श्रुत ज्ञान की महिमा तो बहुत बड़ी है। ये जो हम जान रहे हैं शब्दों में, भगवान को ये प्रत्यक्ष दिखा, बस इतना ही अंतर है। हाँ क्या बोल रहे थे जेठी दीदी भाई? यदि इसमें एक एक रोम निकाले तब तो युगो बीत जाएंगे। क्या करेंगे? युग बीत जाएंगे, एक एक रोम 100 साल में निकालेंगे तब तो। हाँ तो यहाँ हमको वो प्रक्रिया नहीं करनी है ना सुमन जी, यहाँ हमको ये बताना चाह रहे हैं आचार्य की देखो अगर एक एक बाल तुम निकाले तो कितना, आपने क्या कहा, युग बीत जाएगा, है ना। तो वही भाव भाषणा करा रहे हैं आचार्य कि देखो व्यवहार पल्य कितना बड़ा होता है। हमको ना वो भेड़े की, हमारे आप वही ये हमको भी पूछे भेड़े का बाल कहाँ से आएगा, तो मैं कि पहले इतना बड़ा 1 योजन का गहरा और व्यास वाला गड्ढा कहाँ से आएगा। तो ये हमें कल्पना में अपने चिंतन में सोचना कि इतना बड़ा गड्ढा है उसमें हम बाल भर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाव भाषणा करनी कि कितना बड़ा व्यवहार पल्य है। अगर किसी चीज का नाप बताया जाता है, किसी संख्या क्या कि व्यवहार पल्य के बराबर इसकी संख्या है, तो हम उस समय क्या दिमाग में हमारे आएगा, अरे बाप रे बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे रोमों को डालेंगे फिर एक एक रोम को 100 बरस के बाद निकालेंगे, तो हमारे तुरंत ये भाव भाषणा हो जाएगी कि अरे वो तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी संख्या है। जैसे व्यवहार पल्य पढ़ेंगे हमारे दिमाग में ये बात आ जाएगी। तो हमको तो हमारे तो ये भाव भाषणा होनी है कि बहुत बड़ा है, हमारे लिए तो एंडलेस है, हालांकि एंडलेस 8 बजने वाली है ललिता जी, जिनवाणी स्तुति कर लेते तो ठीक रहता। ये प्रश्न फिर कल पूछेंगे क्या? हाँ तो कल कर लेते हैं, 8 बज गई। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक जवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती कोई दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को निर्गंत दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। पानी लगी। सबसे जय जिनेंद्र आशीर्वाद किया। सबसे मैं एक बात